गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमें काफ़ी हेल्प करते हैं इवेंचुअली हमारे साइंस के प्रैक्टिस करने में, बिकॉज नथिंग बीट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर हमारा उस कॉन्सेप्ट पे कमांड हो जाता है तो हम आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो फ्यूचर में आने वाले हैं उस पे कमांड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आपको स्टार्ट करते हैं सीधे आपको उड़ीसा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है आपको। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उड़ीसा के बच्चे ही देख सकते हैं, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन इन जनरल क्वेश्चन है। आप अगर एमपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप तब भी देख सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन कल को आप में आ सकता है। तो ये बात मैंने आपको शुरू में समझाया भी था अपने एक वीडियो में कि साइंस की पढ़ाई कैसे करें, कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी स्टेट में आता है, उसको आप किसी के भी बच्चे देख सकते हैं, ताकि वो क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी से पिक किया गया होता है। तो वो अगर आपको पता है तो वो आपका एक ऐसा प्रैक्टिस सेट बन जाता है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है। मान लीजिए आप बिहार के स्टूडेंट हैं, आप यूपी के स्टूडेंट हैं और आप ये वाला पेपर बना रहे हो, लेकिन ये भी पेपर तो गवर्नमेंट ने ही बनाया ना, तो इन जनरल ये हाई क्वालिटी पेपर होता है। तो सब साइंस के पेपर आप आराम से फॉलो कर सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर जो कि मार्केट में आपको बस जिबरिश दिया जाता है, बस ना फॉर द नेम से कुछ भी दिया होता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ द वर्क डन बाय द फोर्सेस। देखो इस क्वेश्चन में आपको, अरे ये आंसर पहले ही दिख जा रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गया यार। आप लोग आंसर मत देखना यार, अगर चलो देख भी सकते हो, क्या आपको कॉन्सेप्ट सीखना है ना। चलो, डायमेंशन ऑफ द वर्क डन बाय अ फोर्स। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या होता है कि लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, पेन का, और सीधे या तो फोर्स का निकाल देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ वर्क पूछा जा रहा है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे फोर्स लिख दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि हम फोर्स का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये सब गलतियां होती है, तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, वैसे तो इसको निकालने का तरीका होता है, लेकिन इन जनरल जब हम लोग एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आपको फोर्स का होता है MLT माइनस स्क्वायर, मतलब कि -2 मतलब बाई टाइम स्क्वायर होता है, अगर इसको हटा दे तो, ठीक है। तो टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको फोर्स का होता है। अगर अब मान लीजिए वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आप जो बोलो आपके लेवल पे डिपेंड करेगा। अब इसमें लेकिन ये है क्या, लेंथ है, तो ML इंटू L बाई टी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर बाई टी माइनस स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा। तो आंसर देखो यहाँ पे कहीं पे, अब ऑब्वियसली आपको पता है ना कि ये मतलब लिखने में थोड़ा कीबोर्ड से दिक्कत होता है, तो आप समझ जाइए क्या है आंसर। आपको ML स्क्वायर बाई टी माइनस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे ML स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वर्क का हो गया, फोर्स का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया, ये कुछ ऐसे डेटा है जो हमारे दिमाग में पहले से ही रहने चाहिए, जाके एग्जामिनेशन में आए तो हम तुरंत बन जाए, इसीलिए मैंने आपको दे दिया। अच्छा, आपसे मैं ये पूछूं कि डायमेंशन होता क्या है, तो डायमेंशन ऑब्वियसली आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये कैन बी थॉट ऑफ एज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। बस कोई चीज़ को हमको मेजर करना है तो डायमेंशन की, अब आप लेंथ नाप रहे हैं, वजन नाप रहे हैं, टाइम नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं, ये आपको डायमेंशन हो गया। तो यूनिट क्या होता है फिर, तो अब आप वेट जो होता है आप अमरूद से भी नाप सकते हैं और बटखरा से भी नाप सकते हैं। तो बटखरा से हमने क्यों नापा, क्योंकि हमने एक चीज को पर्टिकुलर से डिफाइन किया है कि वजन को जब भी नापना होगा तो हम बटखरा से नापेंगे। तो जब हम चीज को कुछ को डिफाइन कर देते हैं तो वो यूनिट बन जाता है। तो आपने डायमेंशन और यूनिट का फर्क समझ लिया होगा। तो ये इन जनरल आपको होता है, जो 7 बेसिक आपको डायमेंशन है उसका आपको यूनिट अच्छे से याद होना चाहिए, ये एग्जामिनेशन में आता है। इसीलिए मैं आपको ये बना के लाया हूं कि आपको अगर नहीं पता हो तो एक बार जरूर देख जाओ कि मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया बेसिक यूनिट। अब आता है डिराइव्ड क्या होता है। तो डिराइव वाला जैसे हमारा फोर्स था, इसमें देखो फोर्स कहीं दिखा आपको, क्या नहीं दिखा, लेकिन अगर फोर्स का आपको डेफिनेशन पता है तो आप इसी में से सारे को यूज करके आप फोर्स का डायमेंशन निकाल दो। तो वही यहां बताया जा रहा है, फ्रॉम द बेस डायमेंशन वन कैन ऑब्टेन डिराइव्ड डायमेंशन सच एज स्पीड। स्पीड का जैसे क्या होगा बताओ। अब स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, ये होता है। अब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लेंथ, क्योंकि इसका बेसिक यूनिट क्या है, लेंथ हो गया। ये डिस्टेंस मीटर में नापते हैं हम लोग। और टाइम का क्या हो गया आपको, सेकंड। इसका आपको यूनिट क्या होता है टाइम का, कहा गया डायमेंशन, हाँ ये तो डिराइव वाला हो गया। लेंथ और टाइम का सेकंड होता है यूनिट, ठीक है। तो डायमेंशन इसमें क्या हो गया, डायमेंशन टी हो गया।
तो बेसिकली हमको यहाँ पे डिमेंशन में देखना अगर, तो यहाँ पे हम लोग टी लिखेंगे, तो LT-1। ये -1 ये सब क्यों लिख रहे हो तो पता ना, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप PhD जा रहे हो तो इतना तो पता होगा ही, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप डायमेंशन निकालते कैसे हो, आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे स्पीड का डेफिनेशन पता नहीं होता कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो फिर मैं ये डायमेंशन निकाल ही नहीं पाता। वैसे ही मान लो आपको आ जाता है कि फोर्स का डायमेंशन निकालना, मैंने आपको जो आपके लिए लिख के दे दिया है कि आपके लिए हेल्प रहेगा। वैसे ही मास का आपको निकालना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि मान लो फोर्स इक्वल टू ma होता है, ये डेफिनेशन हमें पता है। मास का यूनिट क्या होता है, kg होता है। एक्सेलरेशन का आपको यूनिट क्या होता है, मीटर सेकेंड, मतलब नीचे में स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। अब F फोर्स का हमको निकालना है, तो आपको क्या हो जाएगा, kg आपको मास हो गया, लेंथ आपको 1 है L, सेकंड स्क्वायर आपको नीचे चला गया, तो आपको फोर्स का क्या हो गया, MLT-स्क्वायर। तो देखो MLT-स्क्वायर कैसे आया, ये ऐसे ही मुझे ऐसे तो याद रहना चाहिए जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पता है सारे यूनिट का, जो बेसिक है, वर्क का क्या डेफिनेशन होता है, फोर्स का क्या है, एक्सेलरेशन का क्या है, जो बेसिक चीज़ होता है, तो फिर आप अपने से भी निकालते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में उतना टाइम मिलता नहीं है। तो आपको वही, इसीलिए मैंने आपको शुरू से बोला कि आपको बेसिक वाली चीज़ें ठीक से पता होने चाहिए, ताकि आप तुरंत आप काम करके आगे निकल जाओ, ठीक है। और ये क्या है आपको, तो ये आपको जो मैंने आपको बताया कि ऐसा यूनिट कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मैंने दे दिया है, और डायमेंशन जो इंपॉर्टेंट, जो आपको मैंने बोला कि रट के चले जाओ, ये आपको टाइम बचाएगा, फोर्स का, एनर्जी का, पावर का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, वोल्टेज का, तो ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। अब आता है, मैंने आपको वोल्टेज का निकालने के लिए फिर से सिखा दिया है कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ये वाला स्लाइड पढ़ सकते हो, और जैसे मैंने पोटेंशियल डेफिनेशन, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे लिखा, फिर उसको वैसे डिराइव किया, तो वो आपके हेल्प के लिए, क्योंकि अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसको भी निकाल लोगे, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आता है, बॉयल्स लॉ रिलेट्स। देखो ये क्वेश्चन मैंने बदला नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है। हाँ, मतलब एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये नहीं होना चाहिए। देखो ये तो आपको ऑलमोस्ट सारा ही गलत है, मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला जो आंसर है ये टेक्निकली नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आउट ऑफ ऑल, या तो ये जब भी क्वेश्चन आया होगा ये कैंसिल हो गया होगा, और या तो मतलब जबरदस्ती में इसको चुना जाएगा आंसर, ठीक है। बेसिकली आपको बॉयल्स लॉ क्या है, देखो इसको मैं याद कैसे करता हूँ। जैसे ये हम लोग को जब आता है एग्जामिनेशन में, तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब कंफ्यूज करके होता क्या है, तो उल्टा वहां पे करके आ जाता है। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ कि बॉयल्स जो है, BOIL, बॉयल आपको साउंड करता है बॉइलिंग की तरह पे। अगर आपको बॉइलिंग का डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन क्या होता है, एट सर्टेन टेम्परेचर। आपको जब पानी लिक्विड से गैसियस फेज में जाने लगे तो उसको बॉइलिंग कहते हैं। तो मैंने बॉइलिंग के डेफिनेशन में मैंने क्या चीज़ को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। अब वहीं से आपको हिंट मिल जाएगा बॉयल वाले में कि बॉयल का जो लॉ है वो आपको प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है, किसमें, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपको अगर ये पता चल गया तो फिर चार्ल्स भी कर लोगे, क्योंकि वो बहुत वहाँ पे आपको टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, दूसरा चीज़ आपको सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। तो बॉयल्स लॉ क्या हो गया, बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, स्टेटमेंट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ, ये जनरल बात है। अब देखो मान लो ये अगर कांस्टेंट कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब अगर आपको, मैं देखो क्योंकि हम लोग MCQ कर रहे हैं तो बहुत चीज़ डिराइव नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी याद कराने के लिए आपको मैं बता दूं, एक इक्वेशन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ये वाला, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये हमने कांस्टेंट कर ही दिया, तो यही तो हो रहा है ना बॉयल्स लॉ। और ये इक्वेशन किसका होता था, आइडियल गैस इक्वेशन होता था, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का स्पेलिंग ये नहीं होता यार, मतलब चलो लिख ही दे रहा हूँ यार, कांस्टेंट, ठीक है। तो यही तो इक्वेशन होता है। अब अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब P और उधर V जाएगा, तो मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये आपको बॉयल्स लॉ कह दिया, तो ये आपको याद रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मैथमेटिक जो एज अ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, ठीक है, तो द प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतना तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में आपको नहीं जाना था, लेकिन आपको चीज़ें याद रखने के लिए जो मैंने ट्रिक दिया वो आप कर लोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये इसमें होगा कि ये डायरेक्टली रिलेशन रहेगा कि आपको चार्ल्स लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। पहले वाले में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कर रहे हैं, लेकिन दोनों में इसका रिलेशन किसका हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वॉल्यूम का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, कभी भी गलती नहीं करना। और इसमें हमने क्या बोला कि प्रेशर को हमने डायरेक्टली बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, क्योंकि ये वर्ड दिया हुआ है तो हमको ये याद रखना है, वहाँ पे एग्जामिनेशन में गलती कर सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज मेंशन्ड इन द केल्विन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये हाँ गलती नहीं करना। अब ये भी आपको एग्जामिनेशन में आता है, ऑल्दो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया है बिकॉज ये आते रहता है। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या होता है, ये प्रेशर को लेकर रिलेटेड होता है। स्टेट्स दैट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर अप्लाइड, कहीं भी हम लोग प्रेशर डालते हैं और वो लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल हो, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि पचक जाए कहीं पे वो, तो जो हम प्रेशर डालते हैं वो अनडिमिनिश्ड वे में पूरे लिक्विड में पास ऑन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर में जहां दाबे वहां पे प्रेशर ज्यादा था और नीचे में थोड़ा कम हो गया, वो नहीं होता। तो वही बोल रही है कि एन इंक्रीज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ एग्जैक्टली, लेकिन वो काम का नहीं है, बस ये आपको जानना है कि आपको बता क्या रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आना है, ठीक है। अब एवोगाड्रो लॉ, ये जनरली नहीं आएगा, लेकिन सिंस आपको मैं अदर पीएससी के भी क्वेश्चन देखते रहता हूँ, वहाँ पे कभी कभी ये पूछ देता है, तो इसी कारण से आपको ये दे दिया है कि एवोगाड्रो लॉ रिलेट्स टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द amount of a substance measured in moles of the gas assuming constant temperature and the pressure। basically बोल रहा है कि मोल्स जो कि अमाउंट ऑफ द गैस बताता है, या सब्सटेंस बोल दीजिए, और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा, जैसे आपको मान लो आपको हमें फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी और वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो जो रिलेशन सब होता है वो आपको एवोगाड्रो नंबर दे देगा, ये हम इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, बेसिकली हमको ये जानना है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स है, कि जितना मोल्स आपको बढ़ेगा वो वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको वॉल्यूम एंड एन इज द अमाउंट ऑफ अ substance expression। The law helps to understand the relationship between the volume and the amount of gas when other factors are held constant, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव्स आर रिस्पेक्टिवली। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इस पे मुझे डिस्कशन करना भी चाहिए, बट चलो ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते क्यों हैं, बिकॉज ये ट्रांसवर्स वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपने परपेंडिकुलर पे ऑसिलेट करते रहते हैं। इनका ऑसिलेशन इनके डायरेक्शन के मूवमेंट से भी परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। और आपको साउंड क्या होंगे, साउंड लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्यों, क्योंकि ये आपको जिस तरफ मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में ये ऑसिलेट भी करता है, जिसको हम लोग, चलो वो सब टर्म में नहीं जाएंगे हम लोग कि क्या उसको टर्म को क्या कहते हैं, क्योंकि वो हो सके कभी ना पूछे। तो ये आपको हो गया लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन एक और बड़ा आपको डिफरेंस है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अगर मान लीजिए साउंड को अगर आप चंद्रमा पे जाकर बोलिएगा जहाँ मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे वो वेव्स पास ऑन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर विच इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑन द अर्थ। तो इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि ट्रांसवर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बताओ, खोजो इसमें कौन सा होगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो आंसर अपना सी हो गया, ठीक है। मैंने डेफिनेशन दे दिया कि आप पढ़ लो एक बार, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एग्जांपल देख लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जनरली लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ या तो कुछ लाइट का, जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि विजिबल लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। क्यों, क्योंकि विजिबल लाइट भी जो होता है वो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और वो प्रोपगेट कर रही है अपने मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो फिर आप बोलोगे कि एक्सरे, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, गामा, ये सब आपको आएगा कि नहीं आएगा, सारे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन सब के फ्रिक्वेंसी अलग है, हम जिनको देख पाते हैं
जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख पाते हैं उसे हम कहते हैं विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अदरवाइज यहाँ पे हमसे गलती हो सकती है कि बस विजिबल को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान ले और फिर गामा वामा दिया तो उसको हम ना माने। ठीक है, या वाइस वर्सा भी कि आप गामा या अल्ट्रावायलेट या रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जानते हो और ये सोचते हो कि विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, ये समथिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो ये गलती हमसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, ये आपको मीडियम का रिक्वायर करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये आपको साउंड वेव्स वन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, जिसमें कि मैंने बता ही दिया कि ऑसिलेशन वाइब्रेशन इन द मोस्ट, जैसे अगर ये मूव ऐसे कर रही है तो जो ऑसिलेशन भी हो रही है वो ऐसे ऐसे हो रही है रादर देन ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल हो गया, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जो कि साउंड वेव वही हमने देखा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ द लाइट वेव विच डज नॉट चेंज व्हेन इट गोज फ्रॉम द मीडियम टू अनदर इज फ्रीक्वेंसी। देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते रहता है, आपको ये क्वेश्चन तो मतलब आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको उसका लाउडनेस बताता है, जो कि आपको मीडियम के हिसाब से, आप जैसे तकिया मुंह पे रख के बोलना ना यार, आप बोल उतने ही जोर से रहे हो, लेकिन आपको तकिया पे जब मुंह से रख के बोल रहे हो तो उसका आवाज़ बाहर थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तकिया से आवाज़ निकल रहा है, पास ऑन हो रहा है, तो वो बहुत डिसिपेट कर जा रहा है, वो एम्पलीट्यूड उसका कम हो जा रहा है। तो वैसे ही आपको अलग अलग, जैसे आपको वेवलेंथ और आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखा होगा, वेलोसिटी भी वही बात है, तो ये अलग अलग मीडियम में ये चेंज कर जाता है। जैसे आपको देखा होगा कि चलो आप डिस्पर्शन ऐसा पढ़ाने लगूंगा तो फिर आप और कंफ्यूज कर जाओगे। फॉर अ टाइम सेक आप अभी फ्रीक्वेंसी जान लो कि ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये आपको मटेरियल जहां से ये आपको ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है इनहेरेंटली उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वही बात है जो मैंने आपको बताया, तो मैं रीड नहीं करूंगा। फिर द बॉटम मोस्ट एंड द टॉप मोस्ट लेयर्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आदमी को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को आदमी को डिफिकल्ट बनाया जा सकता था। तो पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आपको एग्जोस के थर्मोस बताओ। हाँ अच्छा, ये मैं पूछ दूँ कि आयनोस्फेयर किस में लाई करता है, तो ये बताओ। तो ये सब थोड़ा पता होना चाहिए कि लोग कितना बार क्या करते हैं कि आयनोस्फेयर को एग्जॉस्फेयर में डाल देते हैं। नहीं भाई, अगर वो आपको उसके नीचे होता है तो ये बात हमको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेसोस्फेयर में मीटियोर्स कहाँ पे जलता है, ये पता होना चाहिए। या हम लोग जो प्लेन उड़ाते हैं वो किस लेयर में उड़ाते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने ये वाला फोटो लाया हूँ कि आप एक बार कंप्लीटली देख लो कि आपको हॉट एयर बलून जो प्लेन है हमारा, ये ट्रोपोस्फेयर में ही है। फिर जो ये सब जनरली जो वेदर के बारे में रेडियो सोंड ये सब जो होता है वो, और पहले तो हाइट आपको पता होना चाहिए, 12 से 18, कहीं 12 से 15 लिखा होता है, कहीं 16 लिखा होता है, तो अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेयर लगभग 50 किलोमीटर, फिर मेसोस्फेयर आपको 80-90 किलोमीटर तक, थर्मोस्फेयर आपको लगभग 800 किलोमीटर तक, और उसके ऊपर जो होता है वो एग्जॉस्फेयर लगभग 3000 किलोमीटर तक। अब इसमें देखो मेटियोर जो बर्न कर रहा है वो किस में कर रहा है, इसमें कर रहा है मेसोस्फेयर में, और जो आपको ऑरोरा है वो आपको किस में, थर्मोस्फेयर में। तो ये सब थोड़ा बेसिक आपको याद रखना है ताकि एग्जामिनेशन में कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे तो आपको पता हो। ठीक है, ये देखो अगेन ये भी वही बात है कि जो इनफैक्ट ये तो थोड़ा बहुत साइंस के स्टूडेंट के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हाँ जो आर्ट्स पढ़े उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा ये, मतलब क्योंकि वो फॉर्मूला जानते ही नहीं है। अगर वो जानते होते तो वो भी सॉल्व कर लियो। तो देखो हाफ लाइन में क्वेश्चन पहले पढ़ लेना कि इफ 3/4 क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इन 2 आवर्स इट्स हाफ लाइफ वुड बी क्या। तो देखो अगर हम 3/4 को क्या हाफ बाई प्लस 1/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब दे रहा है कि आपको 2 घंटे में आप ये जो भी 3/4 है वो ख़त्म हो गया। तो अगर हम ये मानते हैं ये 1 घंटे में ख़त्म हुआ है, तो ये इसका आधा है कि नहीं है, 1/4 1/2 का आधा है। तो हम ये बोल सकते हैं जब इतना अमाउंट था तो इसको इतना पहुंचने में, मतलब कि अपना आधा 1/2 इंटू 1/2, अपना आधा डिसोसिएट करने में 1 घंटा लगा होगा, और इतना को बाकी का 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो आपको आंसर आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स दिया हुआ है और 3/4 है, तो इसीलिए अपना आंसर आपको ए हो जाएगा कि आपको इफ 3/4 क्वांटिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इन 2 आवर्स इट्स हाफ लाइफ वुड बी, एक का देखो ये
आपको आई डोंट थिंक आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज यही दिक्कत है, सॉरी, नॉन आर्ट्स वाले को समझाने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अब सीधे फॉर्मूला वाला कर दिया होता तो वो आराम से हो जाता, लेकिन वो फॉर्मूला वाला आपको समझ में आएगा नहीं। तो यार पेन किधर है भाई, किधर गया, इधर है भाई। हाँ देखो, अब हाफ लाइफ का मतलब, हाफ लाइफ का डेफिनेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम में वो अपना आधा, वो देखो मैं फिजिक्स के टर्म में सिंपल लैंग्वेज लिख रहा, वो अपना आधा हो जाता है। देखो ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो हम लोग 3/4 को हम लोग बोल रहे कि ये 3/4 लगभग 2 घंटे में होता है, ठीक है। तो 3/4 को हम लोग हाफ प्लस 1/4 लिख सकते हैं, ये तो हम लिख सकते हैं। अब अगर ये आपको किसका आधा है, ये आपको आधा है 1/2 का, ठीक है। तो अगर ये 1/2 आपको आधा हुआ है, 1/2 से 1/4 हुआ है 1 घंटे में, तो ये भी आपको 1/1 घंटे में होगा, क्योंकि 2 घंटे में हमने 3/4 अक्वायर किया है। जब ये 1 घंटे में हो रहा है और ये 2 घंटे में हो रहा है, तो ये कितने में होगा, 1 घंटे में होगा, जो कि आंसर अपना 2 घंटा मिल जाता है। तो अगर इसको हम लोग 1 घंटा माने हैं तभी तो ये वाला 2 घंटा आ रहा है, समझ रहे हो ना। अगर देखो ये, इसीलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा समझाने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा। अदरवाइज इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है, आप वो भी लगा दीजिएगा तो चलेगा। तो आंसर आपका ए होगा। नहीं, यहाँ पे गलत लिखा भाई, हटा दो। हाँ, आपको आंसर यहाँ पे ए होगा, तो 1 आवर इसका आंसर है, ठीक है। देखिए मैं खुद मान के, अब देखिए अगेन, ये रेडियो एक्टिव डिके इज ए रिएक्शन ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये सब आपको 11th-12th में आता है। तो ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो इवेंचुअली ये मान के चलने कि हर बच्चे साइंस का 11th-12th पढ़े हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो वैसे इसका आंसर होता है फर्स्ट ऑर्डर। अब ये होता इसलिए है क्योंकि जब आपको एक्सपोनेंशियल डिके जो होता है, रेडियो एक्टिव जो डिके होता है वो एक्सपोनेंशियल डिके होता है, लेकिन इसमें जो डिके होता है वो जो डिकेइंग मटेरियल है उस पे डिपेंडेंट होता है, उसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। अब इसका पहले डेफिनेशन हम लोग देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखो आपको ऑर्डर का पहले डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ, ठीक है। कि आपको रेट है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपको डिकेइंग मटेरियल है, डिकेइंग मटेरियल लिख दिया। अब इसके ऊपर अगर मान लो मैंने x के जगह मतलब यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ये आपको ऑर्डर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर बस यहाँ पे एक सेकंड, यहां पे बस हमने 1 लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, अब 1 लिखे ना लिखे वो तो आपको समझाने के लिए यहां पे 1 लिख रहे हैं, तो ये आपको क्या हो गया, ऑर्डर 1 का हो गया। तो अगर मान लीजिए इस साल आपको क्वेश्चन आता है कि कोई ऐसा रिएक्शन दे दिया है, रिएक्शन के यहां पे रिएक्टेंट कुछ है, मान लो A और एक रिएक्टेंट है B, ठीक है। तो आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको आंसर क्या देना होगा, आंसर 2 होगा। क्यों सर, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, और टोटल रिएक्शन का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। अगर मान लो इसके ऊपर 0 लिख दे और फिर अगर रिएक्शन पूछे ऑर्डर कितना है, तो 1 + 0, ठीक है, तो फिर रिएक्शन ऑर्डर 1 हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर इसको 0 लिखना पड़ेगा। देखो आई नो, आई टोटली गेट इट कि इसमें जो लड़के पढ़े हुए हैं पहले से, उन्हें तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हुए हैं उन्हें दिक्कत होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा 12th के क्लास का फिजिक्स का एक कोर चैप्टर है, और वो मैं चाहूँगा कि अगर मैं 30 सेकंड में प्रॉपर्ली एकदम समझा दूं तो थोड़ा तो दिक्कत होना ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाला पन्ना निकाल के लाया हूं कि अगर ये कम से कम आप जान लो कि होता क्या है, तो फिर शायद उतना दिक्कत ना हो कि इट इज़ द सम ऑफ द पावर्स। पावर्स क्या कर रहे हैं हम लोग,
कॉन्सेंट्रेशन लिखा, इसको कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल कहते हैं, और इसके ऊपर पावर, ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 करें तो वो सीधे 1 हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये कोई भी रिएक्शन में, जैसे मान लो कोई रिएक्शन कर रहे हैं और वो रिएक्शन कितना फास्ट इंप्रूव करेगा, ये हम लोग क्या थ्योरी से डिफाइन करते हैं? नहीं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अरे पोटाशियम को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाए या तो कोई भी केमिकल मान लो, तो ये इतने सेकेंड में तुरंत कंज्यूम हो गया, तो ये एक्सपेरिमेंट के टाइम को नोट कर लिए और फिर हमने ये वाला रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर लिया कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटाशियम होगा तो वो इस रेट से खत्म होगा, ठीक है। तो ये जो भी नंबर इसके ऊपर आ रहा है ये एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाइड नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया एक्सपेरिमेंट। इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल्सो, कि यहाँ पे 1/2 लिख दे या 1/4 लिख दे, यू गेट द आइडिया, ठीक है। इट कैन बी 0 ऑल्सो, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा था, ठीक है। अब मेन आपको ये बात है कि इसमें ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है, बिकॉज आप पढ़ने लगोगे तो फिर वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपको इसमें बस जानना है कि ऑर्डर में क्या होता है, कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट लिखा रहे उसको ऑर्डर कहते हैं। अगर रिएक्टेंट 2 3 है, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो फिर क्या, मान लो इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो फिर पूछेगा अगर ऑर्डर कितना है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या नाम है इसका, रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपको किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर का इसलिए क्योंकि जो इसके लिए हम लोग लिखते हैं रिलेशनशिप, वो उसमें आपको डिकेइंग मटेरियल के ऊपर 1 लिखते हैं। अब ये 1 लिखते हैं, इसका मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि मान लो क्या था इसका, रेडियम है, यहाँ पे रेडियम, यूरेनियम बोल दो, यहाँ पे यूरेनियम है, तो इसके ऊपर यहाँ पे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करते रहेगा, तो ये आपको कितने देर में डिके करेगा, तो ये इस रिलेशनशिप से डिफाइन होता है। तो ये बात जिसको पता है वही वो अटेम्प्ट कर पाएगा क्वेश्चन, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। तो अब क्योंकि मैं उड़ीसा से पढ़ा नहीं हूँ, तो आई डोंट नो, शायद वहाँ पे ऐसे बेसिक चीज़ें सबको पढ़ाई जाती होंगे। अगर आपको थोड़ा आइडिया तो कमेंट करो इस बात को लेके। अदरवाइज़ जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें ये क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होती, एंड दिस इज़ अनफेयर। अगर ये आर्ट्स के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है एंड स्टिल उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, रेट एट विच द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंडरगोज डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट एनी गिवन समय, कि यूरेनियम इसमें कितना बचा है। मान लो यूरेनियम आधा खत्म हो गया, अभी भी यूरेनियम आधा बचा है, तो उस पर अब आधा बचा है, तो उसका जो रेट होगा वो भी आधा हो जाएगा। अब आधा और खत्म हो गया, तो कितना बचा, 1/4 बचा, तो अब इसका जो रेट होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिके भी कम होते जा रहा है जितना ये सामान कम होते जा रहा है, ठीक है। ये इन जनरल बात है, आई डोंट थिंक कि इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ था, इसीलिए मैंने इसके लिए जितना इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा है। रेडियो एक्टिव डिके एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझ चुके हैं, हमको पता है, और हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके भी वही प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का आपको रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको यहाँ पे होगा, और ये मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो ऑर्डर निकालने आए तो आपको क्या करना है, तो आइडिया लग गया होगा। ये फ्रैक्शनल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, तो फिर क्या उसमें क्या करेंगे, तो 1 + 2 प्लस ये मान लो हाफ है, तो हाफ कर देंगे, मतलब कि 1 + 2 + हाफ, जो भी आया आपको 3.5 जो भी आएगा वो आपको कर देना है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज वेरी हाई ड्यू टू, देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है इवेंचुअली, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को इवेंचुअली आपको तोड़ना, ठीक है। जो शुरू में बताया था वो तो है। अब HF क्या है कि आपको फ्लोरीन एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है। तो इस पे आपको डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये एक ही HF थोड़े है पूरे मतलब बीकर में, ऐसा अरबों अरबों HF है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो अब ये आपको एक और बॉन्ड बनाने लगेगा, जो कि हम लोग आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो अब ऐसा बहुत सारा बॉन्ड बन जाता है। अब ऐसा बहुत बॉन्ड बन गया तो फिर मोर नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन,
तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज़ वेरी हाई ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं देखता हूँ, तो आई डोंट नो यहाँ पे आंसर क्या लिखा रहता है, मैं जो समझाता हूँ उसके हिसाब से ही आगे बढ़िएगा। ऐसा कहीं पे हो सकता है, होना कम चाहिए कि ये और ये आंसर मैच ना करे, लेकिन इन केस तो आप इसी वाले आंसर पे जाइएगा। ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको, वही चीज़ लिखा हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is destroying the ozone layer in stratosphere? ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं CFC। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें थोड़ा मैकेनिज्म भी जानना पड़ेगा, क्योंकि एक जो छठे क्लास का बच्चा जो CFC आंसर देगा, जो एक आप आंसर दीजिएगा, दोनों में अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पहले करते क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। आप देखो इसका फोटो यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखो होता क्या है कि ये क्लोरीन जो होता है, ये ओजोन है, O3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल का। क्लोरीन क्या करता है कि ओजोन पे अटैक कर देता है। अब एक जो ऑक्सीजन है इसको छीन लेता है ओजोन से, तो पहला तो यहीं पे डिस्ट्रक्शन हो गया इवेंचुअली, यही तो दिक्कत है। अगर ये क्लोरीन यहाँ नहीं रहता, अब आप पूछ सकते हो कि ये क्लोरीन सर इससे हटा कैसे, तो ये हटता है यूवी रेट से। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस पे अल्ट्रावायलेट रेस पड़ा और वो इसके क्लोरीन को तोड़ दिया इससे। अब वो फोटोलाइसिस होता है, वो सब वर्ड पे आप मत घुसो, आपको क्लोरीन एक अलग हो गया, बस आपको ये जानना है। अब ये अकेला क्लोरीन क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है, मतलब कि ओजोन से। अब ओजोन के एक ऑक्सीजन को ये अपने तरफ खींच लेता है, तो आपको क्या हो गया, क्लोरीन और ये बन गया, और यही तो आपको ओजोन का डिस्ट्रक्शन हो गया। आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमारा काम नहीं है, आपको यहाँ पे ओजोन का डिस्ट्रक्शन हो गया और यहाँ पे फिर ओजोन होल बनने लगा। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या हुआ कि CFC आकाश में अल्ट्रावायलेट के टच में आया, जो कि इसके एक नेसेंट क्लोरीन को निकाल दिया, और ये क्लोरीन ओजोन पे अटैक करके एक ऑक्सीजन को निकाल लिया, और जो कि आपको इवेंचुअली तोड़ दिया कि मतलब कि ओजोन अब नहीं रहा, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और आगे के भी प्रोसेस है कि कैसे बार बार ये क्लोरीन आपको रीजनरेट हो जाएगा और बार बार वो वही काम करते रहेगा कि लास्ट में यहाँ पे क्लोरीन आया और फिर से एक नए ओजोन को अटैक करेगा, फिर ये प्रोसेस बनेगा, फिर से ये एक ओजोन को अटैक करेगा। लेकिन वो हमें अभी नहीं जानना, हमें बस ये जानना था कि एक ओजोन बन गया, एक ओजोन टूट गया, ओजोन में होल होना शुरू हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन? तो आपको आंसर होगा ऑब्वियसली N2, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एसिड रेन होता है तो प्लांट्स को हार्म होता है, लेक्स को हार्म होता है, लेक में पड़ता है तो उसका एसिडिटी को दिक्कत होता है, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को दिक्कत होने लगता है। तो ये सब जनरल बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पीएच आपको जो लेक का होता है वो घटने लगता है, तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज ये आपको ऐसा नहीं कि हमेशा यही क्वेश्चन देते रहेगा, हो सके आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे दे। ठीक है, तो ये हमारा होता है एसिड रेन हो गया, कैन बी फॉर्म बाय नेचुरल कॉसेज, और जैसे कहीं पे वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको गैसेज निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब वो ऊपर गए, पानी से मिले, फिर से वही एसिड रेन हुआ, बगल में जितना भी इकोसिस्टम था उसमें पानी एसिड रेन घुसा और वो ख़राब होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हम समझ गए। वही चीज़ है, अब कितनी जगह पे क्या होता है कि एसिड रेन पड़ा और सॉइल से आपको कॉपर, एल्युमिनियम एंड अदर हैवी मेटल्स को लीच करके, मतलब कि उसको समझो खींच के आइडेंटिफाई करके वो बहा देता है, और वो आपको पॉन्ड्स, लेक में चला जाता है, एंड इवेंचुअली वही कि आपको हैवी मेटल्स जा रहे हैं वहाँ पे, जो एक्वेटिक फिशेज हैं वो उसको खाना शुरू करेंगे, 10 बीमारी होंगे। तो ऐसे प्रोसेस यहाँ पे होने लगते हैं। ठीक है, when glucose is oxidized with mild oxidizing agents such as bromine water, अगेन देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, ये जो लड़के 11th-12th का साइंस पढ़े हुए वो बना देंगे, ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर का होता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं बना पाएंगे, बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन और ये सब सिर्फ 12th के बच्चे ही पढ़ते हैं, वो भी साइंस वाले। तो अब दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मान के चलता हूँ कि शायद आर्ट्स के बच्चे भी पता होंगे कि ये एल्डिहाइड का आपको एक आइडेंटिफाइंग एक्सपेरिमेंट में से समझो कि एक होता है, तो वैसे बनता क्या आपको ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो वन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, जो कि ग्लूकोज होता क्या है, एक एल्डिहाइड होता है। अब एल्डिहाइड क्या होता है, ये मैं बोलने के लिए तो ये बोल दूंगा कि ये एल्डिहाइड है, लेकिन ये कार्बोनिल ग्रुप है, और लेकिन
वही ना, अब ना आर समझ में आएगा आपको, ना एच समझ में आएगा। अब मैं क्या समझाऊँ बताओ। अब ये एल्डिहाइड होता है, अब इसी में से इसको आर लगा दूंगा तो ये कीटोन हो जाएगा। और इसमें और इसमें अंतर, मतलब ये एल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हो गया। ये डिफरेंस कैसे करेंगे, ब्रोमीन वाटर से कर लेंगे, क्योंकि जो ये होगा बस इसको एसिड बनाएगा। एल्डिहाइड को जब हम लोग इससे रिएक्ट करेंगे तो वो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। तो अब जिसे ये पता है उसके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता है उसके लिए डिफ़िकल्ट है यार। डिफ़िकल्ट क्या क्या उसको नहीं पता रहेगा, वो जान ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन आई कैन नॉट हेल्प इट यार, ये उड़ीसा PSC की कहानी है। एंड ऑन ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ब्रोमीन वाटर, इसको ब्रोमीन वाटर कहते हैं, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब ये किस काम के लिए आता है, तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड एंड बेवरेजेस एंड ऑल दैट। ये इतना नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको ये थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए, ठीक है। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग पर्पसेस। ये सब सॉर्बिटॉल क्या होता है, ये आपने सुना होगा कि चीनी के बदले हम लोग ये खाना कोशिश करते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द शुगर सब्स्टिट्यूट इन शुगर फ्री। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि और कुछ नहीं, शुगर फ्री के जगह सॉर्बिटॉल हम लोग यूज़ करते हैं। फिर सॉर्बिटॉल, और फिर आपको आता है चिलेटिंग एजेंट। देखो ये अगेन उतना काम का नहीं है, आप बस इतना जान लो कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करके बेसिकली उसको होल्ड करता है। इसको ये दूसरे बॉन्ड के साथ, दूसरे मेटल्स के साथ, दूसरे कंपाउंड के साथ एक मल्टीपल लेयर्स नहीं, मल्टीपल हैंड का बॉन्ड बना के आपको उसको एक स्ट्रक्चर दे देता है। तो वही चिलेटिंग एजेंट इज द कंपाउंड दैट कैन फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको पता ही नहीं तो फिर चिलेट्स कैसे पता चलेगा। लेकिन भाई साहब ने क्वेश्चन दिया हुआ है विथ मेटल आयंस। जैसे मान लो ये चिलेटिंग एजेंट है, ठीक है, ये एक मेटल है, एक मेटल है, एक मेटल है। अब ये सारे मेटल एक साथ कभी नहीं आते अगर ये बीच में चिलेटिंग एजेंट नहीं आता। तो यही बताना चाह रहा है कि वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपको मेटल्स को या अलग कंपाउंड को आपको एक साथ जोड़ने में काम आता है। ऑल द मॉलिक्यूलर लेवल चिलेटिंग एजेंट हैव सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये हटा दो, ये उतने काम का नहीं है आपका। क्लीनिंग डिटर्जेंट, बिकॉज ऑप्शन में दिया होता है इसलिए मैंने दे दिया है कि होता क्या है, अदरवाइज उतना काम का नहीं है, ठीक है। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स। अब आई होप आपको बायोफ्यूल्स के बारे में पता हो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से जब हम फ्यूल्स बनाएं, ऐसे आपको किससे निकलता है कि ज़मीन से निकालते हैं। आपको क्या बोलेंगे उसको, पेट्रोलियम और डीजल। या बताओ, पेट्रोलियम और डीजल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। पेट्रोलियम डीजल हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, कि उसके लिए वो ज़मीन खोद रहे हैं, तेल जहाँ मिला फिर वहाँ से निकाल। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है कि ज़मीन से नहीं, बाहर स्ट्रॉ पड़ा हुआ है, लाइक धान का जो होता है, या जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं इसको छोड़ के, वैसे तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकालते नहीं है क्योंकि ये खाने का सामान है, इसको बर्बाद क्यों करें। लेकिन ये लोग फेमस है, ठीक है। इसका बेगासी होता है, बेगासी से भी कर सकते हैं। तो आपको ये 3 से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Biofuels are the fuels that are produced from the organic materials such as plant, agricultural residues, algae and organic waste। वही जो आपको मैंने बताया कि agricultural residue, algae and plant। अब इसमें करते क्या है, कंसिडर रिन्यूएबल। ये क्यों, क्योंकि आप एग्रीकल्चर एक बार धान उगाए फिर वो ख़त्म हो गया, उसको बायोफ्यूल बना दिए, लेकिन फिर अगले साल फिर से आ जाएगा, फिर अगले साल फिर से आ जाएगा। तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आपको ये याद रखना, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिन्यूएबल है कि नहीं है, ठीक है। अब बायोफ्यूल्स के कुछ अलग अलग टाइप है, बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस। तो ये सब आपको नाम पता होना चाहिए और डेफिनेशन पता होना चाहिए। बायोएथेनॉल इज अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल। जैसे बायोएथेनॉल पे हमारा देश अभी काफ़ी काम कर रहा है, तो इसको लेके हमें हमेशा डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बायोएथेनॉल इज एन अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल्स टिपिकली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग शुगर्स और स्टार्चेज। मेन ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्चेज फ्रॉम द क्रॉप्स लाइक कॉर्न एंड शुगर केन। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड एज transportation fuel and
जैसे आप अगर ब्राज़ील में जाना होगा तो ब्राज़ील में तो शायद 20% ऑलरेडी बायोइथेनॉल को पेट्रोल से मिला के कार को चलाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पेट्रोल का खपत जो है वो कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बायोइथेनॉल जो है वो वहाँ पे इसको पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इंडिया का भी कोशिश उसी साइड में। आपको बायोडीजल क्या हो गया, मेड अप ऑफ फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स एनिमल, मेन आपको इसमें एक वर्ड आएगा ट्रांसस्टेरिफिकेशन। ये वेजिटेबल ऑयल से बन रहा है। यहाँ पे आपको क्या था कि ये बन रहा था आपको स्टार्च से, मतलब कि स्टॉक होता ना वो से, जैसे आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, जैसे ईख का जो होता है लकड़ी, उसको गन्ने निकाल लिए एंड देन वो एक साथ फेंका रहता है, वो उससे बन रहा है। तो ये उससे बन रहा है और यहाँ पे ऑयल से बन रहा है कि ऑलरेडी ऑयल है, उस ऑयल को हम लोग ट्रांसस्टेरिफिकेशन। अब ऑब्वियसली मैं आपको ट्रांसस्टेरिफिकेशन नहीं समझाने वाला क्योंकि आप 12th का IIT का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बस आपको ये वर्ड जान लेना है कि बायो डीजल होता क्या है, बायोगैस क्या है। तो यहाँ पे आपको एनएरोबिक प्रोसेस के थ्रू आपको डाइजेशन करके ऑर्गेनिक मैटर का बायोगैस बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें बेसिकली ये रहता है प्राइमरीली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑब्वियसली वही ग्रीन हाउस वाली बात, इन्वायरमेंट वाली बात कि आपको सिंस पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर रहा है तो इस काफ़ी सेफ़ और ग्रीनर फ्यूल है, और ग्रीनर फ्यूल है तो इवेंचुअली आपको फ्यूचर में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम देगा। वाई इज़ इवेंचुअली इंडिया मूविंग टुवर्ड मोर बायोइथेनॉल? इसी कारण से, तो बिकॉज इसका थोड़े कि ये सस्ता पड़ रहा है। इवेंचुअली अगर आप इसका एथिकल इशू देखोगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें तो लोग बोलते हैं कि आपको खाने के चीज़ों को आप फ्यूल कैसे बना सकते हैं, ये इससे अच्छा तो मतलब आप वहाँ पे कोई दूसरा चीज़ उगा लीजिए, रादर देन ऐसा क्रॉप उगाइए जो कि इसमें काम आए। तो ये इश्यूज़ आते हैं, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। पोलियो इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए ये आपको पता होना चाहिए। पोलियो आपको होता है रेट्रोवायरस से, तो आंसर अपना सी है। अब रेट्रोवायरस क्या होता है मैं उसे अभी नहीं समझाऊंगा, बस पोलियो के बारे में समझा दूंगा कि देखो DNA से आपको RNA बनता है, और जब RNA से आपको DNA बनने लगे ना तो उल्टा उसको रेट्रो कहते हैं। अब वही बात है, इसलिए मैं आपको अब इसे समझाने से बचना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे सर DNA से RNA बनता है, ये क्या होता है, ये कब होता है? तो इसके लिए मुझे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जाना पड़ेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जाऊँगा तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा होते जाएगा। अब किस प्रोसेस पे आपको RNA DNA में बनता है ये समझाना पड़ेगा। इसलिए बस आप इतना समझ लो, जब RNA से DNA बनने लगे तो वो रेट्रो वायरस हो गया, ठीक है। वो होता क्या है कि वायरस में RNA है, वो आपके DNA को इन्फेक्ट किया और फिर आपके अंदर DNA अपना बनवा के बाहर फेंकने लगा, तो वही इन्फेक्शन होता है। तो बस इतना जान लो, उससे ऊपर नहीं। तो पोलियो ऑल्सो नोन एज, ये ऑल्सो नोन एज वाला हटाओ ना यार, आपको ये 3 टाइप के होते हैं मेन, PV1 PV2 PV3। आपको जो अच्छा इंडिया में पोलियो है कि नहीं है? नहीं है। 2014 में पोलियो आपको इरेडिकेट हो गया था इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में ख़त्म हो गया है? नहीं, कुछ कंट्रीज़ में है, तो वो आपको जानना है। पोलियो वायरस 1 जो है ये आपको जो सबसे खतरनाक माना जाता था, और 2 इंडिया में कब ख़त्म हुआ, और 3 आपको ख़त्म हुआ नाइजीरिया था शायद, हाँ नाइजीरिया आपको PV3 ख़त्म हुआ है। तो ये आपको अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया प्रॉब्ली अभी भी, और कुछ और कंट्री हैं जो कि जिसमें पोलियो बचा हुआ है, ठीक है। अब आता है कि ये क्वेश्चन आपको मेन जानना है कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, इसमें सिमिलरिटी क्या, मतलब अंतर क्या है? तो वो जो 2 बूंद क्या बोलते थे, शायद सूखी के की खुशी के बोलते थे, अब वो होता था ओरल, क्योंकि मुंह ओरल होता है, उसके मुंह से आपको दे रहे, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये बना होता है लाइव वीकेंड वायरस से। तो ऐसे तो 99% आपको ठीक काम करेगा, लेकिन लाइव इवेंचुअली है तो लाइव ही ना, कोई एक ऐसा कुछ आपको एबनॉर्मल निकल जाएगा जो इवेंचुअली आपको, वैक्सीन कैसे काम करता है, आपके अंदर बीमारी हम डाल देते हैं और इवेंचुअली वो बीमारी इतना कमज़ोर होता है कि आपका बॉडी उसको संभाल लेता है, और एक बार संभाल के उसको पहचान लिया तो अगले बार जब भी वो बीमारी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यही तो वैक्सीन कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें क्या हुआ था कि लाइव वीकेंड हम यूज़ तो कर रहे थे, लेकिन जो लाइव था वो किसी एक पर्टिकुलर केस में कमज़ोर नहीं था। अब होगा क्या कि वो आपको वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस इन्फेक्शन दे देगा, मतलब कि
जो वैक्सीन आपको पोलियो से बचाना था वही आपको पोलियो कर देगा। अब वो पोलियो उसको हो गया, अब पोलियो पास ऑन कैसे होता है, आपको फीकल मैटर से होता है। वो जाके बाथरूम कर रहा है कहीं पे, वो फिर से चेन बना देगा। वो तो सफ़र किया ही किया, अब आगे भी और कोई सफ़र कर सकता है अगर उसने वैक्सीन नहीं ली हुई है तो ये इसमें दिक्कत था। और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस में क्या था, ये तो किल्ड वायरस यूज़ करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये आराम से करता था। लेकिन इसमें इंजेक्शन होता था तो इसको मैनेज करने में आपको दिक्कत होता था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगेन देखिए ये मतलब आई डोंट नो, मतलब चलिए पूछा गया तो क्या ही बोलूँ मैं, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये। चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कहेंगे क्या कि हमें नहीं पता कि आपको किस बैक्टीरिया ने काटा। बैक्टीरिया में तो अलग अलग टाइप के होते हैं ना, लेकिन आपने कुछ पर्टिकुलर सिम्टम शो किया, बुखार हो गया है, थके हुए हैं, कहीं पे मुंह पे लाली हो गया, तो डॉक्टर अच्छा लगता है तुम्हें बैक्टीरिया काटा हुआ है कोई, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि कोई एक एंटीबैक्टीरियल दवा दे देगा। अब उसे पता भी नहीं कि किस बैक्टीरिया ने काटा, तो यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इट इज़ यूज्ड व्हेन पैथोजेंस आर अननोन, किसने काटा, लेकिन सिम्टम्स आर नोन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसमें आपको आंसर हो जाएगा टेट्रासाइलिन, अदर एम्पिसिलिन, टेट्रासाइलिन, एमॉक्सिसिलिन, तो ये सब भी होता है, तो ये आपको जानना है। लेकिन आई डोंट नो व्हाट डू आई से मैन, हमें जो लिटरेचर पढ़े हैं, जो साइंस पढ़े हैं, उनके साथ थोड़ा तो अनफेयर है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट हैज़ पायनियर्ड होना चाहिए, तो पायनियरिंग क्या कर लिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। तो आंसर इसका ये देखिए, ये सब पता होना चाहिए। ऑल्दो ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये सब क्योंकि ये बहुत वन ऑफ द इवेंट है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। अब ये होता क्या है, देखो पहले तो लालजी सिंह के बारे में पढ़ लेना कि इन द फील्ड ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, और H.G. खुराना, आपको ये भी आपको जानना चाहिए कि ये आपको इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट और नोबेल लॉरिएट थे, मेन आपको ये थे, इसीलिए इनको जाना चाहिए। और बहुत लोग सिर्फ इंडियन मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो आपको अमेरिकन भी थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। काम किस पे किए, तो न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो वो बड़ा टॉपिक है, वो यहाँ पे नहीं करेंगे। अगेन वो आपको अननेसेसरी टॉपिक को बढ़ा, उसमें शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, बेस होता है, अभी आप इतना जान लो और उससे आगे नहीं। ठीक है, वाइल द वर्क वॉज ग्राउंडेड, मेन आपको जेनेटिक कोड जो आपको RNA है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड इन द न्यूक्लिक एसिड, ये आपको जानना है। ठीक है, डिंगर बोल रहा हूँ मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, तो ऑल्सो नोन एज DNA प्रोफाइलिंग। बेसिकली हम लोग DNA का कोई सेक्शन को उसका ट्रेट पहचान लेता है। शायद मान लो एक DNA है, उस DNA में हमको एक सेक्शन लगता है कि ये ना बाल को डेंस बनाता है, तो ये DNA को हमने छान लिया, मतलब कि उस DNA का फिंगरप्रिंट ले लिया कि ये काम करता है, एंड अब उसको यूज़ करेंगे फॉर अ डिफरेंट पर्पस। तो यही आपको इन जनरल यही होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। ऑल्सो डिंगर क्यों बोले जा रहा हूँ भाई मैं, DNA profiling or genetic fingerprinting is a technique used to identify and analyze an individual's unique DNA characteristic. फिर it involves examining specific region of a person DNAs to create unique fingerprinting। वही उसकी यही चीज़ हम दूसरे जगह भी ट्रांसफ़र कर दें। दैट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन, फॉरेंसिक्स, पैटर्निटी टेस्टिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक रिलेशनशिप। जो होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि कभी एक्सीडेंट हुआ तो आपको उसमें कैसे पता लगा कि ये जो डेथ है वो इसी आदमी का हुआ है, तो आपके जो पेरेंट्स रहेंगे और जो डिसीज़ है उनमें आपको सिमिलरिटी दिखेगा। वो कैसे होगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग से होगा। ठीक है, बेसिकली बोल रहा कि उसका यूनिक DNA का कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहता है, हर आदमी का जो होता है यूनिक रहता है, वो आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज आपका जो फिंगरप्रिंटिंग है वो यूनिक है। ठीक है, अब वो बस आप में ही हो सकता है और किसी में नहीं होगा, फिंगरप्रिंटिंग वाला बोल रहा हूँ। वैसे ही आपका DNA का सेक्शन जो यूनिक है, वो जैसे मान लो हम सभी ह्यूमन है, तो हमारा आप जो स्टूडेंट है और जो मैं हूँ, हमारा आपको मैक्सिमम तो सेम होगा DNA ना, हाँ कुछ कहीं पे अलग होगा, तो वही आइडेंटिफाई करना वो फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जैक्टली इन्होंने फिंगरप्रिंटिंग में काम किया है और कुछ सेंटर्स बनाया है, तो ये इन्फॉर्मेशन हैदराबाद में है। ये सब
आपको आ सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया क्योंकि जो स्टूडेंट है एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो शायद अगली बार भी आ जाए, तो यही काम आपको आने वाला, ठीक है। एंड मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए प्रोफाइलिंग। और मेनली भाई जो एक्सीडेंट वाला केस होता है और फोरेंसिक होता है वहाँ पे आपको इसका काम आता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये बॉटनिस्ट है और आपको उसमें भी रेडियो वेव्स में भी काम किया है, वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो इनका भी काम आपको पता होना चाहिए, जेसी बोस, तो ये आइडिया होना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टेम सेल्स। अब देखो स्टेम सेल्स होता क्या है कि जैसे स्टेम क्या होता है कि आपको एक स्टेम से दूसरा स्टेम, दूसरे स्टेम से तीसरा स्टेम, एक स्टेम पे एक लीफ, 2 लीफ, 5 लीफ, मतलब एक से बढ़ते रहता है, तो स्टेम सेल्स यही होता है, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे फिर दूसरे सेल में क्या फ़र्क है, दूसरा सेल क्या होता है, अपने ही ग्रोथ को बढ़ाते रहता है। स्टेम सेल वैसा नहीं है, अपने से अलग अलग को भी, जैसे स्टेम से लीफ निकला, स्टेम और लीफ सेम तो नहीं है ना, तो ये इसका मतलब बेसिस होता है। तो अब दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, हाँ अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि रहता एक ही है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको बड़ा होकर, जैसे एक सेल रहेगा और जैसे मान लो जब जायगोट बनता है, जब मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद जायगोट बनता है, तब वो जायगोट एक आदमी बन जाएगा, एक लड़की बन जाएंगे या एक इंसान आपको मेल बन जाएगा। ये कैसे होता है, तो वो सेल कभी आपका आंख बनाएगा, वही सेल आपका दांत बनाएगा, वही सेल आपके ब्लड वेसल्स बनाएंगे, वही सेल से आपके बाल को बनाएंगे। तो ये सब बाल का और आंख का सेल सेम तो नहीं है ना, तो ये कैसे आपको अलग अलग हो गया, तो यही आपको स्टेम सेल्स होता है। अब दीज आर अनडिफरेंशिएटेड, तो हाँ ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। और दी सेल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू यूनिपोटेंट सेल, हाँ कि यूनिपोटेंट सेल मतलब क्या है कि कोई एक टाइप का, कि मान लो मेरा ये गाल का सेल है जो मेरे नाखून के सेल से अलग है, तो ये अलग अलग सेल है, लेकिन क्या एक सेल आपको मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाँ कैन बी डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि ऐसा सेल एक टाइप का बनाए, दूसरा बनाए, फिर तीसरा बनाए, फिर चौथा बनाए या पांचवा बनाए, तो अलग अलग होते जा रहा है। दीज सेल्स डू नॉट फॉर्म मल्टीपोटेंट सेल्स, नहीं ये वाला आपको गलत है, ठीक है, तो ये बनाता है, तो ये वाला आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया जो समझाया है कि, लेकिन टोटीपोटेंट सेल्स क्या होता है कि ये वो सेल्स है जो लिटरली आपको कंप्लीटली डिफरेंट हर फॉर्म ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो वही टोटीपोटेंट सेल्स है कि दीज आर द मोस्ट वर्सेटाइल एंड पोटेंट स्टेम सेल्स केपेबल ऑफ डेवलपिंग एनी सेल टाइप इन द ह्यूमन बॉडी। कि सेल टाइप का क्या हुआ कि आपका हार्ट का मसल्स है, आपको टिश्यू है, ये आपको जो होता है वो आपके शायद पैर के कनेक्टिव टिश्यू से, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ पे सेल की बात हो रहा है, वो अलग रहेगा। तो ये जो टिश्यू है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से बना होगा, तो वो जो एक ये सेल है ये आपको सब में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही आपको हार्ट को भी बनाया, यही आपके पैर को भी बनाया, तो ये बात ये बोल रहा है कि दीज आर द मोस्ट वर्सेटाइल एंड पोटेंट स्टेम सेल्स केपेबल ऑफ डेवलपिंग एनी सेल टाइप इनटू द ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली, ठीक है, एज वेल एज सपोर्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर ऑर्गेनिज्म, जो पूरा बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब प्लूरीपोटेंट सेल क्या होता है, तो कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू any cell type in the human body but cannot give rise to the extra embryonic tissue such as placenta। बेसिकली आपको ये भी आपको लगभग सारा काम कर सकता है, लेकिन टोटीपोटेंट से आपको थोड़ा बहुत कमज़ोर है, ठीक है, कि एक लिमिटेशन आ जाता है। मल्टीपोटेंट क्या होता है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल हैव मोर लिमिटेड डिफरेंशिएशन, मतलब ये उससे भी अब नीचे आ रहा है, ठीक है, मोर लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल कंपेयर टू द प्लूरीपोटेंट सेल। दे कैन डिफरेंशिएट अ रेंज ऑफ रिलेटेड सेल टाइप। कि अब मान लो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ठीक है, अब मैं बार बार टिश्यू करके समझा दे रहा हूँ आपको, तो उस टाइप का सारा जगह बना, जैसे मान लो का लिवर है, ठीक है, जैसे मान लो आपका वो पैर में आपको क्या बनता है, आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, और अलग अलग बनता है, ठीक है, तो ये बोन मैरो में खाली आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो बना दे रहा है, लेकिन शायद आपके आंख का सेल नहीं बना पाएगा। तो अभी भी इसमें मल्टीपल बनाने का है कैपेबिलिटी, लेकिन आपको सारा नहीं बना पाएगा, आपके बाल को नहीं बना पाएगा, आपके आंख को नहीं बना पाएगा, लेकिन कुछ को बना दे रहा, तो ये मल्टी हो गया। ये उससे ऊपर था, क्यों, क्योंकि आज जैसे मान लो प्लेसेंटा में होता है आपको, तो प्लूरीपोटेंट मतलब अभी भी ये आपको केपेबल है कि बाल बना दे, यही सेल आपको आंख भी बना दे, यही सेल कनेक्टिव टिश्यू भी बना दे, तो ये उससे ऊपर था। और जो टोटी था वो तो कम्प्लीटली आपको केपेबल था, ठीक है। तो ये आपको वही बात है कि स्टेम सेल्स को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो
ऑर्गन ख़राब हो गया, अब प्लूरीपोटेंट अब सेल को कहीं अचीव ले लेते हैं, तो मान लीजिए आपका हाथ कटा हुआ है तो शायद वो आपका हाथ को फिर से रिपेयर कर देगा। आपको वो कोई डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मतलब कि पैंक्रियाज ख़राब हो गया, तो आपके पास प्लूरीपोटेंट सेल है तो आप लाओ और उसको अपने डायबिटीज़ को ठीक कर लो, क्योंकि वो आपका पैंक्रियाज ठीक कर देगा। तो ये सबका हेल्प है, हेल्प बोल रहे हैं, फंक्शन है। अब जनरली मिलेगा कहाँ, तो एम्ब्रायनिक स्टेम सेल ये प्लूरीपोटेंट होता है, ये मतलब किसी भी फॉर्म में जा सकता है। डिराइव फ्रॉम आर प्लूरीपोटेंट, यही बता रहा है, ठीक है। इंड्यूस प्लूरीपोटेंट ये क्या है कि हम नॉर्मल बॉडी से कोई टिश्यू निकाल, सोमैटिक, और उसको कुछ इंजीनियरिंग करके इसको प्लूरीपोटेंट बना दिए, ठीक है। तो ये इंड्यूस प्लूरीपोटेंट से बोलता है। इस पर बहुत रिसर्च चल रहा है, अभी भी 100% ठीक से काम नहीं है, लेकिन मतलब कि अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है इसमें, ठीक है। गोल्डन राइस, अ GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, टेकन एम टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी इन द ह्यूमन। तो ये होता है आपको विटामिन ए, इसको गोल्डन राइस, मतलब गोल्डन, यही तो क्वेश्चन ही दिया है, विटामिन ए के। अब फोर्टिफिकेशन होता क्या है, तो जब हम विटामिन और मिनरल को स्टेपल क्रॉप में ऐड करते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके फॉर द एंटायर मासेस, उसको कहते हैं हम लोग फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड। ये बहुत तरीके से होता है, ये जैसे इस एग्जांपल में ये बहुत फेमस है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैंने जो किया यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, लेकिन अदर भी तरीका होता है, जैसे सॉल्ट फोर्टिफिकेशन। आपको जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं NaCl, उसमें आयोडीन थोड़े है, लेकिन हम लोग उसमें आयोडीन ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है। वैसे ही आपको एडिबल फोर्टिफिकेशन, तेल में भी हम लोग डालते हैं कि अलग अलग विटामिन काम आ सकता है। फिर राइस फोर्टिफिकेशन जो हमने देखा, ठीक है, वीट में हम लोग डालते हैं, आपको वो अलग अलग सामान के साथ हम लोग अलग अलग प्रोटीन और विटामिन डालते रहते हैं। बस हमें याद रखना है कि जैसे पल्सेस में आपको फोलेट, जिंक और आयरन डाल रहे हैं, तो वीट में आपको बी डाल रहे हैं, तो ये प्रोसेस हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, टेक्निकली सही बोलो या तो मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता था, मैंने आपको इसको गूगल से खोज के लाया, बिकॉज हर आदमी को हर चीज़ थोड़ी पता रहेगा यार। आप देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई डोंट नो, मे बी अगर वहाँ के शायद बुक में ये वाला पार्ट दिया हुआ हो तो समझ में आता है, लेकिन ये प्रोपोलिस ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो आंसर इसका प्रोपोलिस है। ये होता क्या है कि समझा दे रहा हूँ आपको, इज़ अ नेचुरल रेजिनस, मतलब रेजिन जो होता है, रेजिन देखा होगा आपने, वो बहुत विस्कस मध के टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है, उसको रेजिन टाइप होता है। इज़ अ नेचुरल रेजिनस प्रोडक्ट दैट इज कलेक्टेड बाय बीज फ्रॉम द वेरियस प्लांट एंड मिक्सड विथ बी वैक्स। समझ लो एक छत्ता बना रहे हैं, वैक्स तो आपने इन्होंने बनाया हुआ है, वैसे 6 हनीकॉम्ब वाला जो स्ट्रक्चर होता है, अब ये वाला चीज़ लाया और फिर वहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो अब होता क्या है कि ये आपको properties are hard and breakable in cold temperatures, but soft, flexible and sticky when warmed. That is, so that can be used to fill gaps, close holes. मान लो कहीं टूट गया तो उसको वहाँ पे ये लोग लीक कर देगा, वहाँ पे उसको रिपेयर कर देगा। बेसिकली समझो कि इन लोग का एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म होगा, ठीक है, एंड बिल्ड द बी हाइव, ठीक है। ये समझो इन लोग का सीमेंट है, अगर सही बोलो तो, कि सीमेंट के जहाँ भी दिक्कत हो रहा है, टूट रहा है, फाट रहा है, या आपको कहीं भी डैमेज हो गया फॉर वॉट एवर रीज़न, वेट के कारण अपने ही या हवा के कारण, तो वहाँ पे ये काम करता होगा, ठीक है। और रॉयल जेली क्या है, ये आपको बेसिकली मिल्क लाइक सिक्रीशन है फ्रॉम द, कोई ग्लैंड होते हैं उनके वर्कर ऑफ द, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंडिब्यूलर ग्लैंड, इतना हम लोग को बायो नहीं पढ़ना है, लेकिन बस अब ग्लैंड, बस इतना जान लो कि मिल्क लाइक सिक्रीशन है और कुछ नहीं जानना है, जो कि लार्वे को फीड करने में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो यू नेवर नो, फिर से आ सकता है, ऑब्वियसली हनी तो हमें पता ही है, इसलिए मैंने बस ये और ये आपको डेफिनेशन निकाल लिया कि आपके हेल्प आएगा। तो कल को फिर से ये क्वेश्चन आया तो ऐसा ना हो कि ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। Who was the first to propose the concept behind the nano technology? देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, कम से कम बेसिक चीज़। अब जैसे मान लो बायो टेक्नोलॉजी का जनरली आपको आइडिया किसने पहली बार दिया, या फिर DNA को किसने बोला, ये तो हर जगह हमेशा रिपीट होते रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। और आपको ये फिर ये बताइए ये किसने दिया है, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल ए आपको क्या किए थे, फ्यूलेरिन, एक सुना होगा, एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, तो उसके लिए ये फेमस था। ये भी क्वेश्चन आते रहता है, इसीलिए ये भी हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया रहना ही चाहिए कि ये फ्यूलेरिन किसने लाया था, ठीक है। अब आता है आपको अपना नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपको किए थे, नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या पहले कि इज़ अ मल्टी
बेसिकली देखो नैनो टेक्नोलॉजी साइज पे डिपेंड। देखिए हम कोई चीज़ को बहुत छोटा कर देते हैं एंड देन उसको टेक्नोलॉजिकली यूज़ करते हैं तो उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं, मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं या आपको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं या और डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द हार्मफुल हजार्डस पॉल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि आपके पास पोल्यूशन हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है। अब उस ऑयल स्पिल को हटाना है, आप कैसे हटाओगे? या तो फिजिकली जाके हटा रहे हो, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अब कुछ ऐसे आपको कीटाणु होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उसको खा जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कि जब हम लोग ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें जो कि आपको ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको हम लोग बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ये हो गया। अब नैनो क्या हो गया? वही नैनो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वैसे ही काम करने के लिए, तो नैनो रेमेडिएशन हो गया। अब बायो ट्रांसफिकेशन, माइक्रो रेमेडिएशन, ये तो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो ऐसे ही दे दिया इसको यूज़ करने के लिए। तो ये प्रोसेस हम लोग को पता होना चाहिए। बेसिकली वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट्स टू ब्रेक डाउन द ट्रांसफॉर्म द हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। ठीक है। वही ऑयल ज़ैपर, ये सब आपने वर्ड नाम सुना होगा। ठीक है। ये क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम और लिविंग सेल्स ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाई केमिकल कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट था और यहाँ पे उसको दूसरे मल्टी फंक्शनल काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि बायो रेमेडिएशन ही आता है हमेशा, तो वो आप पक्का जान लो। ठीक है। फिर नैनो, वही जो बताया कि नैनो टाइनी पार्टिकल्स है और उसका इन्वायरमेंट में हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस पर बस आपको ध्यान ये देना है कि रेमेडिएशन वर्ड है। रेमेडी का मतलब होता है कोई चीज़ को सुधारना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई नैनो टेक्नोलॉजी का किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहीं, कोई ख़राब चीज़ हो चुका है और उस चीज़ को हम लोग सुधार रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो रीफॉर्मुलेटेड गैसोलीन, अगेन जिसने ये नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता, ये मुझे पता था बिकॉज मैंने कभी पढ़ा था। ठीक है। अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत टफ क्वेश्चन, बिकॉज ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको कैसे पता रहेगा ये। ठीक है। जो भी ये हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बोल रहे हैं हम लोग, बेसिकली फ्यूल का एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। ठीक है। अब कैसे बढ़ा रहा है? तो पहले रीफॉर्मुलेटेड गैसोलीन, RFG रेफर्स टू अ टाइप ऑफ गैसोलीन दैट हैज बीन ऑल्टर्ड, थोड़ा बदल दिया गया है इन इट्स कॉम्पोजिशन, मतलब कि जो भी उसका कॉम्पोजिशन था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हम लोग ने थोड़ा बदल दिया, इसमें कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, कैसे ऐड किया? की कॉम्पोजिशन टू रिड्यूस द हार्मफुल इमिशन एंड इम्प्रूव इट्स एयर क्वालिटी, कि वही रिलेटिवली कम पॉल्यूट करे, यही हमारा मकसद है। द फॉर्मुलेशन चेंजेस आर इंटेंडेड टू मेक द गैसोलीन बर्न मोर क्लीनली, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज करे। ठीक है। एंड एफिशिएंटली, जो भी चल रहा है उसमें इतना ज़्यादा हीट दे दे कि हमको कम फ्यूल को यूज़ करना पड़े, अल्टीमेटली मिनिमाइजिंग द पॉल्यूटेंट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और यही आपको MTBE, जिसका फुल फॉर्म है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है। अब या तो MTBE करके याद रखिए या तो मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर करके भी याद कर सकते हैं, तो ये आप पे चॉइस है। ठीक है। ये मिलाते हैं और इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कंटेंट विच हेल्प्स रिड्यूस द कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है वो आपको बर्निंग इन ऑक्सीजन में वो CO2 में कन्वर्ट होता है, और CO2 में कन्वर्ट होता है तो वो कंपैरेटिवली इससे तो कम हानिकारक है। ठीक है। बिकॉज ये हमारे ब्लड के साथ तुरंत मिलके एक डेंस समझो कंपाउंड बना देता है, जो कि इवेंचुअली ऑक्सीजन की ब्लड की टेकिंग कैपेबिलिटी को, उससे बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी को वीक कर देता है। ठीक है। तो MTBE enhances the fuel oxygenation making suitable additive to meet regulatory requirements, वही कि आपको CO कम निकले। अब होता जो रिड्यूस बेंजीन एंड एरोमेटिक्स, ठीक है, कि ये जो एक पोल्यूशन के फॉर्म में निकलता है, ये हमारे लिए बेंजीन तो कैंसरस भी होता है, ये आपको उसको कम करता है। तो रिफॉर्मुलेट RFG जो होता है ऑफन कंटेन्स लोअर लेवल्स ऑफ बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वही जो आपको जनरल फ़ायदा है उसको यहाँ पे लिखा गया है। इम्प्रूव इवेपोरेशन प्रॉपर्टीज़, एमिशन रिडक्शन इन नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO, ये सब आपको कम होते जा रहा है। हैजार्डस एयर पॉल्यूटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट आपको होता है हाइयर होता है तो वही ज़्यादा अच्छे से जलेगा। तो यही सब आपको यहाँ बताया जा रहा है।
अब स्ट्रक्चर कनेक्शन टू द फोर्ट, देखो ये क्वेश्चन इजी है बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड हम लोग को बचपन से पता है, ये इवेंचुअली आपको ब्लड सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी बच्चा के निकालता है, ये हमें पता अच्छे से, ठीक है। और एमनियन फ्लूइड भी पड़ा होगा या कि इवेंचुअली जिसके अराउंड आपको लिक्विड होता है जो कि उसको जर्क से, मतलब कि एज इफ लाइक सडन मूवमेंट से, ये सबसे उसको बचाता है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बहुत टेक्निकल है, इसको मत जानिए, ये अननेसेसरी है। बिकॉज मैंने इसको डेफिनेशन तो लिख लिया है, लेकिन मुझे लगा इसके बारे में जानना, मतलब कि आप डॉक्टर बन रहे हो क्या, वो भी डॉक्टर के एकदम वो डॉक्टर जो कि इवेंचुअली डिलीवरी करवाता है, मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट। हाँ, ये दोनों हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, इज ए फ्लेक्सिबल, वही डिफरेंस जो हम आपको बताएं अभी कि आपको मदर से जो चाइल्ड को कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब होता है वो इवेंचुअली अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, बस इतना जान लीजिए। एमनियन क्या होता है, उसके अराउंड फ्लूइड होता है बच्चे के अराउंड, जो कि उसको कोई भी अचानक से फोर्स आए, थर्स्ट आए, उससे उसको बचाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये देखिए मैंने जैसा बोला कि मैं लिख के तो ले आया हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स मतलब दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी एग्ज़ाम में आया हुआ है तो पढ़ लूँ, तो यू हैव अ चॉइस। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है ये, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए बिकॉज हेपेटाइटिस A B C D E अलग अलग होते हैं, और कुछ तो लीथल होता है और कुछ के स्पेशल आपको है, तो वो हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है ये आपको होता है फूड एंड वाटर से, बी जो होता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड इन्फेक्शन, इससे होता है, ठीक है। बी बहुत खतरनाक होता है। सी जो होता है अगेन होता है ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से। जो डी होता है ये एक स्पेशल है कि डी आपको तभी होगा जब आपको पहले से बी हुआ है, तो ये याद रखिएगा, कल को क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये एक स्पेशल फैक्ट है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ पे 90% लोग ऑरेंज मार्क के आएंगे, जबकि आंसर आपको गुआवा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। विटामिन सी का आंसर नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसका डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी होती है, तो ये सब भी आपको याद रखना है। बैटरीज यूज्ड इन मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स, ऑब्वियसली ये तो अब सब बच्चा जानता है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। लेकिन हाँ, ड्राई सेल, इसको ड्राई सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आपको यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो आपको वेट नहीं होता, लिक्विड नहीं होता है, तो उसमें पोर्टेबिलिटी का आपको ऑप्शन आ जाता है, तो इसीलिए इसको ड्राई सेल कहते हैं। और ड्राई सेल का डेफिनेशन जनरल क्या होता है कि वाइडली पोर्टेबल। मेन आपको ये पूछा जाता है कि इसमें जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो आपको यूज़ होता है। बेसिकली अमोनियम क्लोराइड आपको याद रखो, मेन अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि बहुत जगह अमोनियम क्लोराइड ही दिया रहता है, ठीक है। तो वो यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पता होना चाहिए। इट इज़ अ पेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वही वेट नहीं है, मतलब डेंस टाइप का है, इन अ सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म एज अपोज टू द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। एनोड इसमें क्या होता है, तो पहले कैथोड इज अ मिक्सचर ऑफ अ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, और एनोड होता है जिंक। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आते रहता है कि एनोड ड्राई सेल में क्या है, तो जिंक है, और जो आपको कैथोड है वो आपको क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का आपको कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मरकरी सेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि मरकरी इसमें यूज़ हो रहा था तो इसका यूज़ बंद हो गया, ठीक है। लेड स्टोरेज रिचार्जेबल होता है, सबसे मेन बात आपको जो इसमें जानना है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में ये इंपॉर्टेंट होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ लेड प्लेट्स एज इलेक्ट्रोड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोसाइड में इमर्ज होता था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पता होना चाहिए, ठीक है। लिथियम आयन बैटरी, उसमें जैसे लिथियम वही चार्ज कैरी करता है, तो ये आपको बस बताना चाहिए, अदरवाइज इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। इसको बैटरी में हम लोग लैपटॉप में, फ़ोन में यूज़ करते हैं, और इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर द डिटर्जेंट, तो देखो डिटर्जेंट और सोप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको प्रिंसिपल में समझा दे रहा हूँ पहले कि जो डिटर्जेंट या सोप होते हैं उसमें एक हाइड्रोफोबिक या एक हाइड्रोफिलिक होता है, जो मतलब कि अट्रैक्शन करे, फोबिक जो डर है। तो एक सेक्शन होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक, और जो डर्ट और ग्रीज ये सब होता है वो आपको होता है
हाइड्रोफिलिक हो गया आपको जो वाटर को लव करेगा, हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट हो वो नॉन वाटर दैट इज ग्रीस और ये सब को लव करेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट हुआ वो जाके ग्रीस से जाके रिएक्शन बना लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है, और जो या मैं कैसे को लिख के बता रहा हूँ, फोबिया आपको हो गया, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वाटर हेटिंग, क्योंकि फोबिया है, ठीक है। अब ये वाटर हेटिंग है तो ये ऑर्गेनिक के पास जाएगा, ठीक है। अब फिलिक जो है, फिलिक ये वाटर के पास जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो ये वाला पार्ट है ये ऑर्गेनिक डर्ट को ना ऐसे कंबाइन कर लेता है, ठीक है। अब कंबाइन कर लिए क्योंकि एक ही ऐसा मॉलिक्यूल थोड़े है, मान लो आपका डर्ट ऑर्गेनिक यहाँ पे तेल है इसलिए ऑर्गेनिक बोला जा रहा है कि एक यहाँ कंबाइन किया, एक यहाँ कंबाइन किया, एक यहाँ कंबाइन हुआ, एक यहाँ कंबाइन हुआ, ये तो कंबाइन हो गया, लेकिन इससे डर्ट साफ कैसे होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है फिलिक वाला पार्ट वो वाटर है, वाटर हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रो वाटर फिलिक लव। तो अब एक पार्ट ऑर्गेनिक को पकड़ा हुआ है, इसका एक पार्ट अगेन वाटर को पकड़े हुआ है, इसका एक पार्ट वाटर को पकड़े हुआ है, इसका एक पार्ट वाटर को पकड़े हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो डर्ट था इसको खींच लेगा इवेंचुअली, क्योंकि वाटर को हम लोग इवेंचुअली फेंकने वाले हैं, कपड़ा वहीं रह जाएगा। तो जब ऐसे पटक रहे हैं हम लोग तो क्या हो रहा है, पानी उसमें जो सोखा हुआ था वो निकल जा रहा है। तो वो निकलेगा कैसे, वो पानी धूल को लेते हुए निकलेगा, तेल को लेते हुए निकलेगा, क्योंकि उसका जो दूसरा छोर था वो इवेंचुअली आपको ऑर्गेनिक को पकड़े हुआ था, दैट इज वाटर फोबिक। मतलब आप समझ लो यार, मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ, जब लिखता हूँ तो मेरा हमेशा सही होता है, लेकिन जब बोलते रहता हूँ तो दिमाग मेरा उल्टी पुल्टी हो जाता है, ठीक है। दैट इज जो वाटर को हेट करने वाला, मतलब कि ऑर्गेनिक को लव करने वाला वो पार्ट उसको पकड़े रहेगा, और वाटर को लव करने वाला चीज़ उसको खींच लेगा और इवेंचुअली वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि सोप और डिटर्जेंट में अंतर क्या है। तो जो एक आपने देखा होगा फेन टाइप का निकलता है उसको स्कम बोलते हैं, वो इसलिए निकलता है कि जो सोप होता है ना वो आपको हार्ड वाटर में ठीक से काम नहीं कर पाता, ये पहला डिफरेंस है, ठीक है। और जो दूसरा होता है कि जो सोप होता है वो आपको बनता है किससे, फैटी एसिड, मतलब सोप इज विथ अल्कली, ठीक है। अब अल्कली इसमें कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोप के लिए, ठीक है। और ये आपको जो बनता है ये आपको सोप द की ये फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ अल्कली के साथ रिएक्ट करके ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब आता है ये जो मैं आपको समझा रहा था वो वही चीज़ है यहाँ पे, तो ये आप पढ़ सकते हो, यही फोटो आप देख लो। इनफैक्ट मुझे पहले फोटो खोलना चाहिए था आपको समझाने के लिए कि ये देखो डर्ट है, ठीक है। अब ये आपको डर्ट पे आया, डर्ट पे अट्रैक्ट किया, और ये वाला पार्ट डर्ट से रिलेट हो गया, और ये वाला पार्ट पानी से रिलेटेड सारा। अब हम जब कपड़ा खींचेंगे तो पानी वाला पार्ट निकल जाएगा, तो ये इसको लेते हुए निकल जाएगा, तो कपड़ा आपका साफ हो गया। तो यही चीज़ बता रहा है, देखो यहाँ पे और भी अच्छे से लिखा हुआ है कि हाइड्रोफिलिक, मतलब कि ये आपको वाटर को और हाइड्रोफोबिक हेड, ये आपको बता दिया यहाँ पे। और ये हो गया आपको लिपिड्स, मतलब कि ग्रीस हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अब इवेंचुअली आपको ये जाएगा, ये आया ग्रीस के ऊपर, इससे ये लिंक किया, क्यों, क्योंकि ये लिपोफिलिक था, मतलब कि लिपिड को चाहने वाला, तो इसे रिएक्ट कर दिया, बहुत सारा रिएक्शन हुआ, घेर लिया, और फिर इवेंचुअली बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, वही चीज़ यहाँ पे आपको लिख दिया। इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फोटो देखे आपको समझाया तो मैंने आपको आई होप कि अच्छे से पता रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सोप होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, क्यों, क्योंकि जनरली कंसिडर एज द एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोप आर कॉमनली फॉर द पर्सनल हाइजीन और सब। और डिटर्जेंट जो होता है वो आपको हार्ड मटेरियल जैसे टफ काम के लिए होता है, उसके लिए होता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये आपको सिंथेटिक होता है, हम लोग केमिकल से बनाए होते हैं। तो ये आपको दो चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ये सबसे बनाते हैं, तो ये आपको नेचुरल फैट नहीं होता है, मेन ये है नेचुरल फैट नहीं है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन है, तो डिटर्जेंट है, और जो सोप है वो क्या है, नेचुरल फैट प्लस अल्कली बना के हमको वो सोप मिलता है। तो ये दो डिफरेंस तीन आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और ये क्या है कॉम्पोजिशन, ये वही स्कम वाली बात है कि आपको जो डिटर्जेंट है वो स्कम नहीं बनाएगा, बिकॉज वो हार्ड वाटर से उसको दिक्कत नहीं होता है, जबकि आपको जो सॉफ्ट वाटर है मतलब कि सोप है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करेगा, तो जिसमें कि आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड ना हो जो कि हार्ड वाटर बना देता है। तो ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, कौन से एलिमेंट है जो कि चीज़ों को हार्ड बनाते हैं, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर को हार्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर वही डिटर्जेंट को लॉन्ड्री, डिश वॉशिंग ये सब में यूज़ होता है। जनरली हम लोग सोप बेसिकली फेस पे यूज़ नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, ये देखो जब ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और उसका काइनेटिक एनर्जी कम है, जब नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली जो एनर्जी होता है रिमेन सेम रहता है, ठीक है। तो याद रखना। ऑब्वियसली इसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन लिया गया है कि हम लोग लॉस ड्यू टू द ड्रैग फोर्स ये सब हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये आइडियल केस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। वही एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। द शार्पनेस ऑफ द टेलीविजन इमेज इज टर्म्ड एज, ऑब्वियसली बहुत लोग क्लैरिटी ये सब लिख के आ जाएंगे, लेकिन रिजोल्यूशन होगा कि वो पर अमाउंट ऑफ पिक्सल में कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसी को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया कि ये देखते हो ना कि कितना बहुत बार रिजोल्यूशन में ये वाला दिखा रहता है, तो ये बेसिकली बताता है कि इतना हाइट है उसका, उतना विड्थ है, यही इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। पिक्सल हायर रिजोल्यूशन मीन्स मोर पिक्सल्स आर यूज रिजल्टिंग इन अ क्लियरर एंड द मोर डिटेल्ड इमेज, ठीक है। फिर आता है द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू द, ऑब्वियसली आपको जो स्कैटरिंग होता है, रेलिक स्कैटरिंग कहते हैं उसको, आपको आकाश भी हमें ब्लू उसी कारण से निकलता है और जो सी है वो भी उसी कारण से दिखता है, बिकॉज ब्लू जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रूम में जो रूम कलर फेंकोगे वही तो सबसे रूम का कलर क्या हो जाएगा। आपने एक बाल्टी ब्लू कलर फेंका और 2 मग आपने लाल का रंग फेंका, स्कैटर आपका लाल भी किया लेकिन रूम कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो स्कैटर ज़्यादा किया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि हम लोग सी का बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्काई की बात नहीं कर रहे। ऑडिबल रेंज ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, बताओ इसमें क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके 20 के नीचे जो होता है वो आपको होता है क्या, इंफ्रा, और जो 20,000 के वो मैंने आपको दिया हुआ है सब कुछ कि सब सोनिक क्या होता है, रिफर टू, ये अलग अलग साउंड से जो क्वेश्चन आते हैं मैंने वो सब इकट्ठा कर दिया कि सब सोनिक रिफर टू स्पीड ऑफ वेलोसिटी दैट आर लेस दैन द स्पीड ऑफ द साउंड। बहुत लोग क्या होता है कि सब सोनिक और इंफ्रासोनिक में ना कंफ्यूज कर जाता है, जबकि यहाँ पे स्पीड का बात हो रहा है और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का बात हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। इंफ्रासोनिक रिफर्स टू साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, और यहाँ पे आपको होता है 20,000 हर्ट्ज। कितना बार क्या करता है कि यहाँ 20,000 हर्ट्ज नहीं लिखता है, 20 मेगा हर्ट्ज लेता है, और आदमी को लगता है नहीं 20 तो हमने बस यहाँ पढ़ा था, तो ये सब ध्यान देना आपको, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक क्या हो गया, इसके ऊपर वाला चीज़ हो गया, ठीक है। रडार क्या होता है, तो रेडियो वेव्स यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस को और उसके इमेजरी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डॉपलर क्या होता है, इको को यूज़ करता है कि साउंड वेव्स को भेजे और आपको वो कितने देर में आ रहा है उसके हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। ये आपको मतलब कि साउंड वेव्स से हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये भी आपको ध्यान में देना कि ये दोनों सेम नहीं है, ये गलत ना हो जाए। इससे हम लोग समुद्र में बेसिकली देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट से भी आता है, ये क्यों दे दिया मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे, जबकि ये तो इससे नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन आता है कि रेड शिफ्ट अकर्स व्हेन सोर्स ऑफ लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज मूविंग अवे। बस ये वर्ड आप याद रख लो और उसके बाद याद नहीं करना कि जो वो होता है डॉपलर इफेक्ट, कहीं तो लिखा हुआ मैंने दिया तो था डॉपलर इफेक्ट, हाँ डॉपलर इफेक्ट, कि डॉपलर इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वर। आप खड़े हो ट्रेन पे, ट्रेन आ रहा है, तो शुरू में ट्रेन का आवाज़ डिफरेंट था और बाद में अलग फील होने लगा, क्यों, या ट्रेन जब क्रॉस करती है आपके तुरंत सामने से तो अलग फील होने लगा, क्यों, क्योंकि साउंड का जो आवाज़ है कंपेयर टू यू, आप एक ही जगह करो, वो तो बदल रहा है ना। और यही बोल रहा है कि डॉपलर इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव्स इन रिलेशन टू द ऑब्जर्वर हु इज मूविंग रिलेटिव टू द
वेव सोर्स ट्रेन हो गया, ऑब्जर्वर आप हो गए, दोनों में मूवमेंट रिलेटिव है, हाँ है, ट्रेन आपके रिलेटिव में मूव कर रहा है। जब ऐसा होगा तो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी फील होता है और उसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन साउंड वेव्स, एग्जांपल चेंज इन द पिच ऑफ पासिंग एम्बुलेंस सायरन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि रेड शिफ्ट, जो अभी हम लोग आगे पढ़ा, ये अभी हमने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया, और लाइट वाला में आपको रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आता। तो रेड शिफ्ट में आपको क्या है, बस ये याद रख लो कि मूविंग अवे जब होगा फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो उसको रेड शिफ्ट हो बोलेंगे, और वही जब ब्लू शिफ्ट होगा, सोर्स ऑफ द लाइट और रेडिएशन इन मूविंग टुवर्ड्स यू, जैसे कोई कॉमेट आ रहा है आपके अर्थ के तरफ तो वो ब्लू शिफ्ट करेगा। वही आपको कोई हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज है जो आपसे दूर जा रहा है तो वो आपको रेड शिफ्ट करेगा। तो ये आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सोनिक बूम, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सोनिक बूम क्या, जब आपको जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, जब वो आपको जब साउंड का स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाए तो आपको सोनिक बूम होने का चांस रहता है। इज द लाउड साउंड कॉज्ड बाय द शॉक वेव्स दैट आर क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग थ्रू अ एयर एट अ स्पीड फास्टर दैन द स्पीड ऑफ द साउंड, जो कि 334 मीटर पर सेकंड होता है। तो क्या हमेशा जब भी हम लोग 334 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएंगे तो सोनिक बूम होगा? नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। वो क्यों होता है वो हमारे टॉपिक का बात नहीं है, ठीक है। इको आप जानते हैं कि टकरा के आना, वो इको होता है। सोनार क्या हो गया, ये हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बेसिकली आपको रडार में रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सोनार यूज़ कर रहे हैं। और सोनार कहाँ यूज़ करते हैं, तो समुद्र में यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने डॉपलर में ये वाला बोल दिया था, मुझे लगा था वहाँ पर सोनार ही लिखा हुआ है। तो डॉपलर में आपको फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन था, सोनार आपको समुद्र के नीचे का ट्रैजेक्टरी जो आपको है, वो ट्रैजेक्टरी से ज़्यादा टोपोग्राफी क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सोनार को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। आई थिंक यहाँ पे ब्रेक दिया जाए यार। चलो ये वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर ऑब्वियसली, बिकॉज ये तो सबको पता है। हेमोग्लोबिन बताओ कहाँ पे है, हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। तो ये आंसर हो गया अपना। हेमोग्लोबिन जो होता है उसको लाल कलर देता है। तो आई होप आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और भी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेटर होते जाए, क्लियर होते जाए, क्रिस्प होते जाए। और मैं चीज़ों के आंसर को जनरली डिटेल में लाता हूँ, तो क्या कि आज का जो क्वेश्चन है वो तो डिस्कस हो ही जाए, आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी शायद उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ताकि अगला एग्जाम जब दे रहे हो तो वो काम आ जाए हमारा, ठीक है। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि कुछ कुछ जो टॉपिक जैसे वो काइनेमैटिक्स होते हैं और मोल कॉन्सेप्ट हुआ या कुछ और ऐसे टॉपिक थे जो कि मैं रिलेटिवली यहाँ पे कम समझाता हूँ, ये मुझे भी पता होता है, लेकिन मैं वो कम इसलिए समझाता हूँ बिकॉज मैं सिर्फ साइंस के स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट आर्ट्स के भी होते हैं, ठीक है। अब उन्हें मैं कंप्लीटली समझाने बैठ जाऊँगा तो ये वीडियो 8 घंटे का हो जाएगा, और अगर कंप्लीटली इसको छोड़ भी दूं तो आप लोगों के साथ अनफेयर होगा। इसीलिए मैं बीच का रास्ता खोजता हूं कि जितना समझा सकता हूं समझा दूं, लेकिन जब मैं यही सब टॉपिक को प्रॉपरली आपको जब साइंस का वीडियो बना के दूंगा, लाइक एज इफ यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप ज़रूर उसको देखिएगा। आप आर्ट्स के हो या साइंस के हो, वहाँ पे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है कि मैं आपको हर टॉपिक को लंबे समय में नहीं समझा सकता हूं, बिकॉज एवरी टॉपिक, सम टॉपिक्स जैसे मैं रेडियो एक्टिविटी ये सब नहीं देना चाहता मेरे हिसाब से। 12th का साइंस का, फिजिक्स का वो क्वेश्चन है, जो आर्ट्स से पढ़े वो उन्हें नहीं पता होता है। तो आई डोंट नो, दिया तो अब दिया, अब हमें करना तो था ही, तो इसीलिए मैंने उसका आंसर बता दिया है। तो आई होप वो भी आपको समझ में आया होगा। चलिए तब मिलते हैं अगले क्लास में और देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या क्या है।